वेलकम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ रहे के ऊपर। और आपको हमारी ऐप भी मिल जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर, पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। ये याद रखिएगा कि हमारी ऐप के नीचे ये लिखा हुआ है एजुकेशन सील्ड विद मीडिया, ये वाली हमारी ऐप है और ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग हमसे टाइम टेबल, हमारी क्लासेस का किस तरीके का टाइम टेबल रहने वाला है, और हमारे से लाइव चैट भी कर सकते हो आप लोग, जो आप लोगों के डाउट है जिस तरीके के। और आप हमें YouTube के ऊपर, YouTube चैनल है हमारा पढ़ रहे के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप हमें, ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर है। और YouTube पर हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारी ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। हमारी ऐप के नीचे एजुकेशन सील्ड विद मीडिया लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो लेक्चर है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिएगा हमारा आज का लेक्चर क्या है। देखिएगा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिकली पॉइंट चार्ज से रिलेटेड। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, फर्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा है वो है पॉइंट चार्ज। क्या होते हैं पॉइंट चार्ज? देखिएगा पॉइंट चार्ज क्या है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। मेरे पास मान लीजिएगा 3 चार्जेस है, एक 8 कूलम का है, एक 5 कूलम का है और एक 2 कूलम का है नेगेटिव। मेरे पास 3 तरीके के चार्जेस है, 8 कूलम, 5 कूलम और 2 कूलम, -2 कूलम। मान लीजिएगा इसका साइज इतना बड़ा है, इसका साइज ऐसा है और इसका साइज कुछ ऐसा है। ओके, अगर मैं यहां पे बात करूं मैग्नीट्यूड की, और साइज की, दोनों अलग अलग बातें हैं। मैग्नीट्यूड कुछ और चीज है, साइज कुछ और चीज है। मैग्नीट्यूड बेसिकली आपको क्या बताता है? मैग्नीट्यूड हमें यह बताता है कि इसके पास एक किस्म से अमाउंट से रिलेटेड कोई भी चीज बता रहा है हमें मैग्नीट्यूड। जैसे इसका मैग्नीट्यूड है 8 कूलम, इसका मैग्नीट्यूड है 5 कूलम और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2 कूलम। ओके, तो साइज क्या चीज है? साइज आपका ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये साइज है। अब अगर मैं कभी भी मैग्नीट्यूड के बारे में सोचूं और चार्ज के साइज के बारे में ना सोचूं, क्या बोला मैंने? अगर मैं कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूं, कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं, चार्ज से रिलेटेड कोई भी स्टडी कर रहा हूं, उसमें मैं चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में तो सोचूं, चार्ज के साइज के बारे में ना सोचूं, तो हम ऐसे चार्ज को बोलेंगे पॉइंट चार्ज। क्या बोलेंगे? ऐसे चार्ज को पॉइंट चार्ज बोलेंगे हम। मतलब मैं अगर मान लीजिएगा चार्ज को लेके कोई भी कैलकुलेशन कर रहा हूं और मैं उस कैलकुलेशन में चार्ज के साइज को कोई भी अहमियत नहीं दे रहा हूं, मतलब उसका साइज बड़ा हो छोटा हो मेरे लिए मायने नहीं रखता है, बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मेरे लिए मायने रखता है, तो मैं ऐसे चार्जेस को बोल सकता हूं पॉइंट चार्जेस। तो अगर मैं आगे से कभी भी ये बोलूं कि भाई पॉइंट चार्ज है ये, तो आपने सीधा सोचना है कि इसका साइज हमारी कैलकुलेशन को चेंज नहीं कर सकता, बस, और कुछ नहीं है। ओके, तो अगर मैं पॉइंट चार्ज की आपको डेफिनेशन लिखवाऊं तो डेफिनेशन ये हो सकती है, देखिएगा क्या,
if the size of charge not affects our calculation, then it should be ए पॉइंट चार्ज। तो आप उसको पॉइंट चार्ज बोल सकते हो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन को। तो आगे से मैं बोलूंगा कि भाई ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो पॉइंट चार्ज आप लोगों को पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या होता है पॉइंट चार्ज। तो इस तरीके से हम यहां पे जब भी पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में जरूर सोचेंगे, बट चार्ज के हम साइज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उस पर बढ़ते हैं। देखिएगा क्या है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया। क्या है वो, उसको ध्यान से समझते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपको ये कह दूं कि मेरे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, एक Q1 और एक Q2। पॉइंट चार्ज का मतलब आप समझ गए हो कि इनका मैग्नीट्यूड हमारे लिए मायने रखता है, साइज नहीं। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अब हमें पता है कि Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करता है और Q2 भी Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स कभी भी अकेला नहीं आता, फोर्स हमेशा पेयर में लगेगा। अगर आपने दीवार पे फोर्स लगाया तो आपके पांव पीछे की तरफ जाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप दीवार पे फोर्स लगाते हो, दीवार आपके ऊपर लगाती है। क्योंकि फोर्स कभी भी अकेला नहीं आएगा, फोर्स हमेशा पेयर में आएगा। अगर Q1 ने Q2 पे फोर्स लगा दिया तो Q2 भी पक्की बात है Q1 पे फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो इसलिए मैं Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है जितना, उतना ही Q2 Q1 पे लगाती है। मैं उस फोर्स को बोल रहा हूं फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। क्या बोल रहा हूं मैं? फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। मतलब जब कभी भी मैं ऐसा बोलूं कि फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F, मान लीजिएगा F है वो, तो आप सीधा समझिएगा कि Q1 ने Q2 पे F लगाया है और Q2 ने Q1 पे F लगाया है। ठीक है, ओके। और अगर आपसे कोई भी ये पूछता है बीच में पॉइंट मेंशन करके कि भाई ये पॉइंट है, मान लीजिएगा ABC, इन पॉइंट पे फोर्स फाइंड आउट करो, तो इन पॉइंट पे ABC पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज खाली जगह पे कोई फोर्स नहीं लगते। फोर्स लगने के लिए हमें मैटर की जरूरत होती है। अगर मैं आपको कह दूं हवा में फोर्स लगाओ, नहीं लग सकता। फोर्स के लिए मैटर होना जरूरी है, जहां मैटर होगा वहीं फोर्स लगाएगा। ये Q1 कहां फोर्स लगाएगा? A पे नहीं लगाएगा, B पॉइंट पे नहीं लगाएगा, C पॉइंट पे नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई मैटर नहीं है, कोई चार्ज नहीं रखा आपने। Q1 डायरेक्ट Q2 पे लगा सकता है, Q2 एक मैटर है। और Q2 भी डायरेक्ट किस पे लगा सकता है? Q1 पे लगा सकता है, C पे, B पे, A पे नहीं लगाएगा, क्योंकि बीच में कोई मैटर नहीं है। मैटर नहीं है, वहां फोर्स जीरो होते हैं। तो इसलिए हमने याद कर लिया कि Q1 Q2 पे लगाएगा और Q2 Q1 पे लगाएगा, और इसको हमने याद कर लिया फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F। ठीक है, तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो हमारे साइंटिस्ट कूलम्स ने हमें बताया। उन्होंने एक लॉ बनाया, उस लॉ को समझते हैं क्या है वो, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला कि भाई अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट चार्ज हैं, Q1 और Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है R, मतलब इस चार्ज के सेंटर से लेके इस चार्ज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F। मैंने मान लिया कि Q1 ने Q2 पे F लगाया, Q2 ने Q1 पे F लगाया। तो
अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स ने क्या बताया, देखिएगा ध्यान से। कूलम्स ने हमें बताया कि ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। मतलब अगर इन चार्जेस का प्रोडक्ट बड़ा है तो फोर्स भी स्ट्रांग मिलेगा, अगर इनका प्रोडक्ट छोटा है तो फोर्स कमजोर होगा। फिर इन्होंने बताया फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, आर बढ़ गया तो फोर्स घट जाएगा, और आर अगर कम हो गया तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। ये इनवर्सली होता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइन फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, Q1 और Q2, और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी Q1 और Q2, और सेकंड इक्वेशन हमारी है ये वाली। तो मैं इन दोनों को अगर कंबाइन करूंगा तो कंबाइन कैसे होंगी, ध्यान से देखो, ध्यान देना। तो कंबाइन करने के लिए दोनों फोर्स को एक टाइम लिख देता हूं, और यहां पे मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देता हूं, आर स्क्वायर। तो अब ये दोनों कंबाइन हो गई। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और फिर हमने क्या किया, इस डायरेक्टली के साइन को हटा के इधर इक्वल का साइन लगा दिया, और यहां पे हमने कांस्टेंट लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, क्यों लिखा मैं समझाता हूं। उससे पहले मैं यहां लिख रहा हूं फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस। मैं पहले यहां ये चीज लिख रहा हूं, फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस। है क्या चीज, ध्यान से समझो। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं जी, Q1 और Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है R। अगर इनके बीच में मीडियम, मीडियम मतलब ये चार्ज Q1 ये चार्ज Q2, और इनके बीच का जो ये मीडियम है ये अगर वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, ठीक है ना, तो आप फोर्स की वैल्यू को कितना याद कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और आप यहां पे इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलोगे पता है, परमिटिविटी फैक्टर। क्या बोलोगे, परमिटिविटी फैक्टर ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। तो याद रहे कि अगर दो चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, तो फोर्स हमें कितना लेना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट हमें याद दिलवाता है किसकी, कि चार्जेस के बीच में मीडियम वैक्यूम है। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस फॉर वैक्यूम इज Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका वैल्यू साइंटिस्ट ने 9 × 10⁻⁹ बताया, और इसका जो यूनिट बताया वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। और यहां से अगर आप पाई का वैल्यू 22/7 रखो तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया, परमिटिविटी फ्री स्पेस का वैल्यू आ गया। फाइनली सारी चीजों को भूल जाओ, एक बात याद रखो कि दो चार्जेस आपके पास है, अगर उनके बीच का मीडियम, उनके बीच का वातावरण कैसा है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, मतलब हवा के मॉलिक्यूल भी नहीं है, उसे हम वैक्यूम या फ्री स्पेस कहते हैं। तो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट वहां का परमिटिविटी होगा, और वहां का फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर बाय द वे, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे जो चार्जेस हैं Q1 और Q2
इनके बीच में वैक्यूम ना हो तो क्या हो, कुछ भी हो। मान लो इनके बीच में Q1 और Q2 के बीच में पानी आ जाए, Q1 और Q2 के बीच में मान लीजिएगा सोडियम क्लोराइड आ जाए, Q1 एंड Q2 के बीच में मान लीजिएगा कोई ग्लास आ जाए, कांच आ जाए, तो फोर्स क्या होगा सर? तो फोर्स डियर स्टूडेंट्स ये होगा, अगर इनके बीच में फ्री स्पेस या वैक्यूम को छोड़ के कुछ भी है तो फोर्स आपने याद करना है 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इस फोर्स को हम नाम देते हैं FM, फोर्स फॉर द मीडियम, और इसको बोलेंगे फॉर अनदर मीडियम। अनदर मीडियम का यह मतलब है विद्यार्थियों कि भाई वैक्यूम और फ्री स्पेस नहीं है, उसको छोड़ के इनके बीच में चाहे कुछ भी हो तो आपको तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर वाला, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर 1/4πε की वैल्यू बताएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्सिलॉन क्या है। ये एप्सिलॉन है परमिटिविटी फैक्टर। क्या है? परमिटिविटी फैक्टर ऑफ अदर मीडियम। अदर मतलब फ्री स्पेस या वैक्यूम को छोड़ के कुछ भी, उनके बीच का क्या है ये परमिटिविटी फैक्टर। जैसे आपको अगर मान लीजिएगा दो चार्जेस के बीच में पानी दिया गया है तो पानी के लिए आपको परमिटिविटी फैक्टर का वैल्यू दिया मिलेगा क्वेश्चन में, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, Q1 Q2 दिया मिलेगा, आर स्क्वायर दिया मिलेगा, तो आप फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया अदर मीडियम के लिए। समझ आया कि नहीं आया? तो इसे कहते हैं फोर्स फॉर द अदर मीडियम, और वो क्या था हमारा? फोर्स फॉर द वैक्यूम। तो दो ही याद रखने हैं। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, इनके बीच का मीडियम ये है, तो आपने वैक्यूम ही मीडियम मान के चलना है। ओके, एयर के लिए भी अगर इनके बीच में एयर भी है तो भी आप फार्मूले को 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? देखिएगा टॉपिक क्या है हमारा, ध्यान से समझिएगा। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो जी, मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा उसको जरा समझने की कोशिश करो आप लोग। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, मैं इनको वैक्यूम में कैसे इनके बीच के फोर्स को लिख पाऊंगा? तो इनके बीच का फोर्स जो है हमारा वो होगा 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये लिख पाऊंगा मैं। अगर मेरे को इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो बड़ा आसान है, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ए वेक्टर A इंटू ए कैप ऐसे लिखते हैं, तो ठीक है। फिर F वेक्टर क्या हो जाएगा? फिर F इंटू एफ कैप ऐसे लगाएंगे फार्मूला, F इंटू एफ कैप, तो ठीक है। तो मेरे समझ में आया कि भाई मैं क्या करूं, मैं इसको F वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो F इंटू एफ कैप लिख दूं। तो मेरे को पता लगा कि F का वैल्यू तो मेरे पास है कितना? 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो मेरे को कैप मतलब डायरेक्शन देने वाला, तो डायरेक्शन मैंने देखी क्या कि अगर ये Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो इधर भेजेगा, इसको रिपेल करेगा। अगर Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो इसको इधर भेजेगा, ये भी रिपेल करेगा।
तो इस फोर्स की डायरेक्शन आर वाली लाइन पे है, तो इसलिए फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यहां एफ कैप लिखने की बजाय क्या लिखा करूंगा, आर कैप, क्योंकि आर के ऊपर लाइन है फोर्स की। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में फोर्स, क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गई कूलम्ब्स लॉ की, ऐसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा और अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो कैसे, ध्यान देना। अगर मेरा फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है और आर कैप और इधर वेक्टर लगा दूं, तो हमें पता है कि आर वेक्टर की वैल्यू आर इंटू क्या होती है, आर कैप, ये होती है कि नहीं होती है। तो आर कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वेक्टर बाय आर हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख पाऊंगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहां पे लिख दिया मैंने आर वेक्टर बाय आर, और मैं इसको लिख पाऊंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर का क्यूब, दो ये और एक ये रहा पावर, और ऊपर क्या है, आर वेक्टर। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा। तो ये भी आपका वेक्टर फॉर्म ही है, ये भी आपका क्या है, वेक्टर फॉर्म ही है इसका, कूलम्ब्स लॉ का। बट ये याद रखें कि अगर आप कैप लगाओ तो स्क्वायर लगाना है, और अगर आप वेक्टर लगाओ तो क्यूब लगेगा, है दोनों ही वेक्टर फॉर्म। तो ये कूलम्ब्स लॉ की हमारी वेक्टर फॉर्म हो गई जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी फैक्टर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको ER से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह है हमारा टॉपिक, रिलेटिव परमिटिविटी फैक्टर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं प्रिय स्टूडेंट्स। देखो क्या होता है, ध्यान से समझना, बड़ा आसान है। अगर मैं आपको यह कह दूं कि दो चार्जेस हैं मेरे पास Q1 और Q2, इनके बीच में वैक्यूम है, मीडियम क्या है, वैक्यूम, तो आप कहोगे कि इनके बीच में जो फोर्स है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल सही कहूंगा। अगर मैं आपको ये कह दूं कि अब ये पानी है, यानी ये क्या है, एनी मीडियम, कोई भी मीडियम है, मान लो पानी ही ले लिया मैंने, और मैंने दोनों चार्जेस को इधर रख दिया, Q1 और Q2 को, और इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो मैं गारंटी की बात है अब इन दोनों चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस नहीं, कौन आ गया, एनी मीडियम, मान लो पानी आ गया। अब इनके बीच का जो फोर्स है, जो Fm है, फोर्स इन दिस मीडियम, वो क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो गया। ओके, अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं F को Fm से डिवाइड कर दूं तो क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आना चाहिए F बाय Fm डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर बाय Q1 Q2। Q1 Q2 कैंसल, ये सब कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल। तो मेरे को समझ आया कि यहां पे F बाय Fm मस्ट बी इक्वल टू क्या, E बाय एप्सिलॉन नॉट।
क्या होना चाहिए, ई बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस रेशो को बोला गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी फैक्टर ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम, इस मीडियम का, ठीक है। तो इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी फैक्टर। तो ये आपको याद रखने की टर्म्स हैं। किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी फैक्टर निकालना हो तो इन फॉर्मूलों से निकल जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले का मैं आपको महत्व समझाता हूं अभी एक न्यूमेरिकल से, उसको समझने की कोशिश करना क्या है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने आपको कहा एक क्वेश्चन सिंपल, मैंने कहा दो चार्जेस हैं और इनके बीच में वैक्यूम है और इनके बीच का जो फोर्स है वो 160 न्यूटन है। Q1 Q2 पे 160 लगा रहा है, Q2 Q1 पे 160 लगा रहा है। कह रहा है कि अब इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम मैंने एक ऐसा ले लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, 80 है। तो कह रहा है कि फोर्स की वैल्यू बताओ इस मीडियम में क्या हो जाएगी। तो हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है F बाय FM। तो फोर्स इन दिस मीडियम, इस मीडियम में कितना हो जाएगा, F बाय K। F कितना था, 160 था पहले, और K कितना है, 80। तो फोर्स इन दिस मीडियम बिकम 2 न्यूटन। तो ये बन गया आपका फोर्स इन दिस मीडियम। नए मीडियम में फोर्स कितना हो गया, 2 न्यूटन। पहले कितना था, 160 न्यूटन, अब कितना हो गया, 2 न्यूटन। तो कितना कम हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का उतने टाइम्स डिक्रीज हो गया। ये देखो 80 टाइम्स डिक्रीज हो गया फोर्स, ठीक है ना। तो याद रखें, सबसे ज्यादा फोर्स दो चार्जेस के बीच में कब होता है, जब उनके बीच का मीडियम वैक्यूम हो। बाकी कोई भी मीडियम हो, उनके बीच का फोर्स रेड्यूस होता जाता है। समझ आया कि नहीं? तो ये था आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी फैक्टर का एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जिससे आप समझ सकते हो कि ये क्या चीजें हैं। तो याद रखना, अगर दो चार्जेस के बीच का मीडियम आपने क्या लिया, वैक्यूम लिया, फ्री स्पेस लिया, तो फोर्स बहुत ज्यादा बनेगा। अगर इनके बीच का मीडियम कुछ भी ले लिया, फ्री स्पेस या वैक्यूम को छोड़कर, तो फोर्स रेड्यूस हो जाएगा। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड आप लोगों का क्या है, वीडियो है, ठीक है कि नहीं। तो आप इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के बारे में, कि कूलम्स लॉ की डिफरेंट फॉर्म कैसे हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज छोटी सी बताने भूल गया। क्या है वो चीज, देखिएगा ध्यान से। वो जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि कूलम्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल नहीं है स्टूडेंट्स। कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज है तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स। अगर ये दोनों चार्जेस मोशन में आ गए तो भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। एक चार्ज का रेस्ट पे रहना जरूरी है। दोनों रेस्ट पे हैं तो भी कूलम्स लॉ लगेगा, दोनों मोशन में आ गए तो कूलम्स लॉ नहीं लग सकता। एक चार्ज चल रहा है, एक रुका हुआ है, तो भी कूलम्स लॉ लग सकता है। तो कूलम्स लॉ की दो खास बातें हैं, दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हो और क्या हो, दोनों में से कम एक का रेस्ट पे रहना जरूरी है। तो आज का जो हमारा वीडियो है हम यहीं खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि कूलम्स लॉ को हम कैसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, थैंक यू।